शुरू करें भाई। अरे कल अपन ने बात की थी कि जो अलग अलग खर्चे हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना। अब डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, और वो भी कौन से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, और ये हो गए सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई। तो रीएब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, इनमें अमाउंट आ जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएंगे, नील और नील। क्लियर है? यहाँ तक का अपन ने कल देखा था। अब आज अपन क्या देखेंगे, आज देखेंगे कि इनके अंदर जो यूनिटें बन रही है उन यूनिट के अंदर जो वो कैसे चार्ज करें। क्लियर? और इसके साथ ही अपन थोड़ा सा बेसिक एबीसी का भी देख लेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ जैसे आ गया 3 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ आ गया 2 लाख रुपए, और यहाँ आ गया जैसे 1 लाख रुपए। अभी अपन एक डिपार्टमेंट के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल मैं वही लिखता हूँ जो नोट्स में लिखा है, ताकि आपको वो पूरा याद हो जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल ऑफ डिपार्टमेंट ए जो है वो है 2 लाख रुपए। डायरेक्ट लेबर ऑफ डिपार्टमेंट ए है 1 लाख, और ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ए जो है वो है 1,80,000 रुपये। अब जो है वो है इसमें लेबर और ऑफ डिपार्टमेंट ए है 1800, और मशीन और ऑफ डिपार्टमेंट ए जो है वो है 2000 प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ए 40,000 यूनिट्स। अब एक अपने पास जॉब आई है, उस जॉब के अंदर ये जो है वो इस तरीके से, उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा है 40,000, 30,000, ये है 40,000, ये है 30,000। ओवरहेड अपन कितना चार्ज करें ये पता करना है, और ये 300, 250 और 1000, 300 और 250 और यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट्स। अब देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा पहले, फिर अपन इसमें नहीं आए तो अपन ये तो एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी एलोकेशन के तरीके हैं ना, मतलब सॉरी जॉब के अंदर चार्ज करने के तरीके हैं ना, वो एक से सारे समझ आ जाएंगे।
कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, बाकी है बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन वो है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़े, वो सीधा समझ आ गया, बात खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक अपने पास डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डायरेक्ट लेबर जो 2 लाख है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है, डायरेक्ट लेबर जो वो 1 लाख है, ओवरहेड जो वो 1,80,000 है, और लेबर और उसमें 1800 है, मशीन और उसके अंदर लगे हैं 2000 और से, और प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो 40,000 यूनिट्स है। उसमें कोई एक जॉब आई जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल लगा 40,000 का, डायरेक्ट लेबर लगा 30,000 का, 300 घंटे का काम हुआ लेबर द्वारा, 250 घंटे का हुआ मशीन द्वारा, और 1000 यूनिट हुआ जो है वो यूनिटें बनी है। अब किस तरीके से चार्ज करें, सिंपल सा तरीका है, पहले बहुत सिंपल सा तरीका था। क्या कैसे करते थे कि वो या तो कर देते थे परसेंटेज ऑफ, या तो कर देते थे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, या कर देते थे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, या कर देते थे परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, या फिर लेबर और रेट के हिसाब से, या पर मशीन और के हिसाब से सेट कर देते थे, या फिर यूनिट्स के हिसाब से सेट कर देते थे। कुछ क्या है किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल सा देखा। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में कैसे, 2 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगता है तो ओवरहेड कितने लगते हैं, 1,80,000, मतलब कितना परसेंटेज, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया 90%। ये तय कर लिया। फिर जो भी जॉब आएगी उसके अंदर जितने का मटेरियल लगेगा उसका 90% अपन क्या कर देंगे, उसमें ओवरहेड का जोड़ देंगे, मतलब कि 40,000 का 90%, 9 चौक एकदम 90 मतलब 4 9 36, तो यहाँ पर कितना लिख देते, 36,000 रुपये क्या कर देते अपन ओवरहेड का लिख देते। या क्या कर देते परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या कहेंगे, 1,80,000 के कितने पे लगते हैं, 1 लाख पे, तो कितना 180%, 180% मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं 30,000 का 180%, 30,000 का 180% कितना होता, कैलकुलेटर 30 इंटू 1.8, 54,000, ठीक है, ये हो गया 54,000। या क्या करते परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कितनी है 3 लाख, तो क्या कहते हैं 3 लाख पे लगते हैं 1,80,000, कितने परसेंटेज हो गए 71 72 6, कैलकुलेट ही करो भाई कितना हो रहा है, 60%, ठीक है 60%। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसका 40 और 30 70, 70 का 60% कितना होता है, 37 42,000, ठीक है। या क्या कर देते लेबर और रेट के हिसाब से, 1,80,000 का 1800 घंटे, तो पर और कितना हो गया 1800 चले गए 100, तो यहाँ कितने घंटे 3,000 घंटे, तो 3,000 इंटू 100 कितना हो गया 300 का 3,000 और 30,000 रुपये। और या फिर इसके हिसाब से कर देते, तो ये 2,000 के हिसाब से देखे तो कितना हो गया 90 हो गया पर, और 1 मिनट 1,80 1,80,000 डिवाइड बाय 2,000 कितना हो गया 90,000 है ना, 90, तो 90 इंटू 250 कर देते हैं, 90 इंटू 250 कितना 22,500। और या फिर यूनिट के हिसाब से कर देते, 1,80,000 के अंदर 40,000 यूनिटें तैयार हो रही है, तो 1,80 डिवाइडेड बाय 40,000, तो पर यूनिट 4.5 है, तो 1,000 का कितना हो जाता है 1,000 इंटू 4.5 4,500 रुपये। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ओवरहेड किस तरीके से जॉब में चार्ज करते हैं उसके लिए आप कोई सा भी मेथड फॉलो करते थे, पहले परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल तय कर लेते थे, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर तय कर देते थे, मशीन और रेट के हिसाब से कर देते थे, या फिर लेबर और रेट के हिसाब से कर देते थे, या फिर यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई उसके हिसाब से, या परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये जो है अलग अलग मेथड थे। क्लियर है।
अब यहाँ आपको देखने को भी पता चल रहा है, यहाँ आप समझिएगा। देखो, अगर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल रखा तो 36,000, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर रखा तो 54,000, प्राइम कॉस्ट का रखा तो 42,000, वही लेबर और के ऊपर ओवरहेड रिकवरी रेट रखी तो 30,000, अगर मशीन और पे रखी तो 22,500, और यूनिट के हिसाब से रखी तो 4,500। तो ये क्या था, बहुत अलग अलग अमाउंट आ जाता था। तो ये जो ओवरहेड का बांटने का तरीका था, जॉब के अंदर चार्ज करने का तरीका था, वो ज़्यादा रैशनल तरीका या ज़्यादा समझदारी भरा तरीका जो है वो नहीं था। तो ABC कॉस्टिंग जो है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो इसकी जगह आया और उसने कहा कि भाई ABC का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यही है ना थोड़ा सा कि ABC का क्या है। भाई देखो, खर्चे दो तरीके के, एक तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट खर्चे तो आप क्या कर देते हो, जॉब में डायरेक्टली चार्ज कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट खर्चे जो है उनको जॉब में चार्ज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपका उनको करने के लिए दो तरीके, एक तो जो नॉर्मल अपन अभी बात कर रहे हैं, और एक जो है वो नया एडवांस वर्जन जो है, इसे अपन ट्रेडिशनल कह सकते हैं ना, और एक जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये तो क्या कहेगा, जैसे कि 2 लाख के ओवरहेड है, ठीक है, और वो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो जैसे मान लीजिए 4 लाख है, तो आपने क्या कर दिया, 50% तय कर लिया। तो जो भी जॉब आएगी सीधा उसमें क्या कर दोगे, 50% लगा दोगे। अगर कोई जॉब आई और उसमें 1,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगा तो आप क्या कर दोगे, सीधा 500 रुपये कर दोगे। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि ये जो 2 लाख है इसको ऐसे मत करो, इस 2 लाख के अंदर भाई ये किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से लगा, जैसे मटेरियल के प्रोक्योरमेंट पे खर्चा हुआ है, इंस्पेक्शन पे खर्चा हुआ है, ठीक है, और एक मान लीजिए सॉर्टिंग पे खर्चा हुआ है। उनको अलग अलग करने का, अपन 3 ही लेते हैं। इसमें मान लीजिए 1 लाख का खर्चा हुआ, इसमें 50,000 का खर्चा हुआ, और इसमें जो है वो 50,000 का खर्चा हुआ। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितने पे लगता है, एक बार मटेरियल का ऑर्डर देने पे, और ये मान लीजिए आपने टोटल ऑर्डर दिए थे 100 ऑर्डर, और इंस्पेक्शन जो है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, और मान लीजिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपके हैं ये मान लीजिए 200 है, या इसको 100 मान लीजिए, ठीक है। सॉर्टिंग, नंबर ऑफ सॉर्टिंग कितनी बार किया गया उस पे है, और वो मान लीजिए आपका 200 है। तो आपने क्या कर दिया, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर दो कि एक बार प्रोक्योरमेंट पे कितना खर्चा लग रहा है, तो 1,000। एक बार जब आप ऑर्डर देते हो तो कितना, 1,000। इंस्पेक्शन का एक बार नंबर ऑफ एक बार इंस्पेक्शन करते हो तो कितना खर्चा लगता है, ये 2 जीरो कट के 500, और ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 5 और 250। एक बार में कितना हो जाता है, एक बार के नंबर ऑफ सॉर्टिंग में 250। फिर ये क्या करेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहेगा, ये यहीं पर आएगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल लगा 1,000 तो सीधा परसेंटेज नहीं देखेगा, ये कहेगा कि इसके लिए ऑर्डर कितने लगे। मान लीजिए इसके लिए ऑर्डर 1 लगा, तो ये क्या करेगा, एक ऑर्डर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी लग रही है, 1,000, तो ये क्या करेगा 1 × 1,000। और मान लीजिए इंस्पेक्शन इसके लिए 2 इंस्पेक्शन लगे, तो 2 × 500 के हिसाब से कितना चार्ज करेगा, 1,000। और सॉर्टिंग मान लीजिए इसमें 3 लगी, तो 3 × 250 कितना, 750 रुपये जो है वो चार्ज करेगा। तो इस तरीके से एक एक एक्टिविटी, कितनी कितनी एक्टिविटी किस किस जॉब ने जो है वो ली है, पर एक्टिविटी के हिसाब से आप क्या करोगे, रेट कैलकुलेट करोगे, और फिर उसके हिसाब से क्या करोगे, ओवरहेड चार्ज करोगे। ये नया तरीका, हालांकि ABC में से पूछा जाए उसके चांसेस कम है, लेकिन है एडवांस वर्जन है, ओवरहेड को बांटने का नया तरीका है। इसके अंदर ये जो जैसे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो गए या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए, ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, इनको क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। मतलब ये जो है जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कॉस्ट ड्राइवर मतलब कि जो कॉस्ट को चलाते हैं, जो ज़्यादा होंगे उतनी कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कॉस्ट को चलाने वाले कारक जो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉस्ट ड्राइवर कहलाएंगे। क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक्टिविटी का पूल बनाते हैं कि एक जैसी एक्टिविटी, इंस्पेक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे एक साथ किए, फिर उनका कॉस्ट ड्राइवर पता किया कि उनका कॉस्ट ड्राइवर कौन है, और फिर अपन ने क्या कर दिया, पर ड्राइवर अपन ने कॉस्ट कैलकुलेट कर दी। और फिर ओवरहेड जो है जब चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्टिविटी के ड्राइवर के हिसाब से अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर है।
ये जो है ये अपना ओवरहेड को जॉब के अंदर चार्ज करने का तरीका है अलग अलग। क्लियर है। इसके बाद में थोड़ी सी थ्योरी है और मैंने इसमें नोट्स में कुछ चीज़ें ऐड भी की है, वो भी अभी अपन नोट्स से जब लास्ट में देखेंगे तब आपको बता दें। बाकी इसमें कुछ समझने लायक है या नहीं है। अब 2 पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल है, जिनको अपन एक बार देख लेते हैं। हाँ, पेज जो है वो मैंने एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि क्वेश्चन उसके में मेरे को लग रहा है कि अगर कहीं से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना है, एक किसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना मतलब वो पूछ सकते हैं। और इसमें इंट्रोडक्शन में मेन जो है वो कॉस्ट शीट से पूछा जा सकता है, तो वो कुछ पार्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल के और इनके लेबर के और इनके एग्जाम्पल जो है वो थोड़े लिख रखे हैं, वो पेज और एक्स्ट्रा डालें। 2 पॉइंट है प्रैक्टिकल जो अपन और डिस्कस कर लेते हैं। अब एक क्या होता है, अब देखो ओवरहेड रिकवरी रेट अपन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी कैलकुलेट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कर दिया या फिर लेबर और के ऊपर अपन ने डिसाइड कर दिया। मान लीजिए अपने ओवरहेड, अब यहाँ समझिएगा ओवरहेड कितने लगे वो नहीं पता है भाई। जैसे इस साल के अपने को अगर ओवरहेड चार्ज करने हैं तो इस साल कितना ओवरहेड होगा वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन साल भर ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे साल अपन यूनिटें बेचे ही नहीं कि भाई पता चलेगा लास्ट में कि कितना ओवरहेड लगता है, उतना अपन क्या करेंगे पर यूनिट के अंदर कॉस्ट ऐड करेंगे और फिर जो है वो क्या करेंगे कस्टमर को सेल करेंगे। अपने को अल्टीमेटली कस्टमर को प्रोडक्ट तो क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पीछे वाले साल का या एस्टिमेटेड ओवरहेड क्या करते हैं देखते हैं भाई एस्टिमेटेड ओवरहेड कितना है, या पीछे वाले साल का देख लेते कई बार, या फिर एस्टिमेट कर देते हैं भाई ओवरहेड लगेंगे 1 लाख या 2 लाख मान लीजिए। क्लियर है। और मान लीजिए आपने एस्टिमेटेड लेबर और थे 2000 मान लीजिए 2000 और ये रुपीज। जब एग्जाम्पल वही लिखें जो नोट्स में लिखा है। और एस्टिमेटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो अपनी है मान लीजिए 1000। कहने का मतलब ये है कि अपन ने जब एस्टिमेट किया, वो थोड़ा दोनों में अलग है लेकिन समझ लेंगे, कोई बात नहीं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने सोचा था या हमने एस्टिमेट किया था कि 1000 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट के लिए कितने का और लग रहे हैं, 2 और लगते हैं। ठीक है, तो हमने 2000 और लगेंगे। क्लियर है। और पर और अपना कितना होता है 100 रुपये का ओवरहेड अपन चार्ज करते हैं। या इनमें 0 0 बढ़ा दो एक बार, है ना, ये 0 0, तो ये 20,000 आवर्स लगते हैं। और 20,000 इंटू 10 के हिसाब से पर और अपन क्या करते हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं और 2 लाख रुपए अपन चार्ज करते हैं। ये अपन ने एस्टिमेट किया। क्लियर है। समझिएगा, क्वेश्चन वापस एक बार समझ लीजिएगा। हमने जो है वो एस्टिमेट किया या पीछे वाले साल के डाटा के हिसाब से हमने देखा कि भाई टोटल 2 लाख के ओवरहेड होंगे। क्लियर है। और 20,000 लेबर और होंगे, तो पर लेबर और अपन क्या करेंगे 10 रुपये चार्ज करेंगे और अपने उसमें 10,000 यूनिट तैयार हो जाएगी। एक यूनिट के लिए अपने 2 आवर्स लगेंगे। क्लियर है। अब साल ख़त्म हुआ, साल ख़त्म हुआ और अपने पास क्या होंगे एक्चुअल डाटा आएंगे। एक्चुअल डाटा है इस तरीके से, मान लीजिए एक्चुअल ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड ए बी और सी। अभी एक बार अपन
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखने के लिए अपन इसको और एक्चुअल लेबर और जो है वो भी अपने 20,000 हुआ। भाई थोड़ा सा ये जो है वो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन शुरू में थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, बाकी है बहुत सिंपल सा, सीधा सीधा समझ आएगा। एक्चुअल ओवरहेड मान लीजिए कि 3 सिनारियो मानते हैं। एक सिनारियो जो है वो क्या कहता है कि भाई 2 लाख की जगह अपने एक्चुअल में हुए 1,80,000। दूसरा सिनारियो हो गया कि भाई अपने हो गए 2,20,000 और तीसरा जो है वो कितना है 2 लाख। अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा, हमने एब्जॉर्ब किए कैसे होंगे, जो अपने जैसे जैसे लेबर और लग रहे थे उसके हिसाब से अपन ने एब्जॉर्ब करते गए। लेकिन एक्चुअल ओवरहेड हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो जाए या हो सकता है कि उससे कम हो जाए। अब एक्चुअल लेबर और अपने कितने लगे, अपन वही मान रहे हैं कि भाई 20,000 ही लगे, बराबर ही लगे। तो अपन ने क्या किया, 20,000 लेबर और इंटू 10 रुपये के हिसाब से अपन ने कितने रुपये टोटल एब्जॉर्ब किए या कितने रुपए यूनिटों के कॉस्टों में लिखे, 2 लाख रुपए। क्लियर है। लेकिन एक्चुअल खर्चा जरूरी नहीं है कि भाई 2 लाख हो सकता है कि 2 से कम हो सकता है कि 2 से ज़्यादा हो और हो सकता है कि एग्जैक्ट 2 हो। तो ये 3 स्थिति बन रही है, ये 3 स्थिति बने, ए बी और सी। थोड़ा जगह छोड़ देते हैं इधर। ए बी और सी। ओवरहेड टू बी चार्ज या टू बी एब्जॉर्ब। अब ओवरहेड हमें एक्चुअल में एब्जॉर्ब कितने करने चाहिए थे या लिखने कितने चाहिए थे, तो वो क्या है, क्या 1,80 2,20 जो हमारे एक्चुअल लगे वो एब्जॉर्ब करने चाहिए थे वेरिएंस की तरह। भाई केस ए में अगर 1,80,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ है तो अपने को ओवरहेड का खर्चा कितना लिखना चाहिए था, 1,80,000। अगर 2,20,000 एक्चुअल हुए तो अपने को कितना लिखना चाहिए, 2,20,000। और एक्चुअल में खर्चा 2 लाख का हुआ तो अपने को लिखने कितने चाहिए थे, 2 लाख। जबकि हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने किए हैं या लिखे कितने हैं या चार्ज कितने किए हैं, तो हमने 20,000 घंटे काम किया, 20,000 इंटू 10 के हिसाब से हमने कितना लिखा, 2 लाख। इस वाले केस में भी 2 लाख। ये अलग अलग केस मान के चल रहे हैं। अब देखो केस 1 के अंदर आप सोच के बताइएगा कि अंडर एब्जॉर्ब है या ओवर एब्जॉर्ब है। क्या हमारा केस ए में अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन? ए में अंडर एब्जॉर्प्शन। क्यों? चार्ज कितने करने थे, 1,80, हमने कितने किए, 2 लाख। समझिएगा, तो ये अंडर है या ओवर है? पहला केस ए के अंदर क्या होगा भाई, अपने को लिखना कितना चाहिए था, एक्चुअल खर्चा 1,80 का हुआ तो अपने को लिखना कितना चाहिए था, 1,80, जबकि हमने लिख कितने दिए, 2 लाख। तो हमें यहाँ पर क्या क्या कर दिया, हमने 20,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 20,000 का ओवर। केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें, हमने लिखना कितना चाहिए था, 2,20,000, जो एक्चुअल खर्चा हुआ वही लिखना चाहिए। लेकिन हमने लिखे कैसे, एस्टिमेट के हिसाब से। हम तो पर आवर के हिसाब से 10 रुपये लिख रहे थे, तो हमने 20,000 घंटे काम हुए, 2 लाख रुपए लिखे, जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया, 2,20,000। तो हमने क्या कर दिए, कम लिख दिए। जहाँ 2,20,000 लिखने चाहिए थे वहाँ पर अपन ने क्या किए, 2 लाख ही लिखे। तो यहाँ पर 20,000 क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ तो ऐसा कुछ भी है नहीं। अब ये जो है ये तो पता चल गया कि भाई अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जितना कॉस्ट लिखनी चाहिए तो उससे कॉस्ट क्या कर दी हमने, ज़्यादा लिख दी। और अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जितनी लिखनी चाहिए तो उससे हमने क्या किया, कम लिखी। तो अगर कम लिखी है कॉस्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट इस साल की है उनके अंदर जा जाके कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। और ज़्यादा लिख दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जा जाके कॉस्ट में से कम करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन सीधा ये नहीं कि भाई जो है वो अपन ये देख ले, सीधा कर दे कि भाई और ज़्यादा लिख दी तो लेस कर दे या कम लिख दी तो लेस कर दे, ऐसा सीधा नहीं जाएंगे। सबसे पहले पूछेंगे
कि ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन है और ओवर एब्जॉर्प्शन है उसका अमाउंट जो है वो, पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इज अमाउंट इज स्मॉल, क्या अमाउंट छोटा सा है पे, जैसे 2 लाख पे मान लीजिए 1000 का 500 का हो गया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करना और कॉस्ट, प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट जो है वो ऐड करना, ये काफ़ी जो है वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर अमाउंट छोटा सा है तो फिर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमाउंट छोटा ही है, बहुत कम है, यस, तो आप क्या कर दो, छोटे से अमाउंट को कॉस्टिंग P&L में चार्ज करो और ख़त्म करो। क्या कर दो, कॉस्टिंग P&L में चार्ज करके ख़त्म कर दो। क्लियर है? पूछा कि अमाउंट छोटा है, उसने कहा कि नहीं भाई अमाउंट तो काफ़ी अच्छा है, कंसिडरेबल अमाउंट है। क्वेश्चन उससे दूसरा पूछो, क्या एबनॉर्मल रीजन के कारण है? कारण है कि भाई 20,000 ज़्यादा लग गए या 20,000 कम लग गए, जो भी है 20,000 कम लग गए, इस तरीके कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, इस तरीके का हो गया, या फिर ज़्यादा लग गए कोई हमारी गलती की वजह से, हमने क्या कर दिया, मशीनें जला दी या गलत तार लगा दिए, उनकी वजह से वेस्टेज हो गया और ओवरहेड ज़्यादा लगे, इस किसी भी तरीके से खर्चे ज़्यादा हुए हैं। अगर वो एबनॉर्मल रीजन है, अगर हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर वो एबनॉर्मल रीजन है या नहीं है, अगर वो एबनॉर्मल रीजन, वो कहता है कि भाई हाँ एबनॉर्मल रीजन की वजह से है, तो ये तो कस्टमर के पास इसका जाना ही नहीं चाहिए। जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जो भी है वो क्या होगा, उसका कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L। देखिएगा एबनॉर्मल सिर्फ लॉस ही नहीं होता, एबनॉर्मल गेन भी हो जाता है कई बार स्थिति। भाई एबनॉर्मल गेन क्या होता है, जैसे कि हमें 1 लाख यूनिट जब इनपुट डालते हैं तो मान लीजिए कि उसके अंदर 20% का नॉर्मल लॉस होता है। क्लियर है? तो हमें 800 यूनिट मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है 800 की जगह 900 यूनिट भी मिल जाए, तो एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, होता रेयर केस के अंदर है, समझिएगा, होता रेयर केस में, लेकिन हो सकता है ना। अब हमने पूछा कि क्या एबनॉर्मल कारण की वजह से, एबनॉर्मल कारण मतलब मैनेजमेंट की एस्टिमेट के कारण या कुछ भी ऐसा जिसमें मैनेजमेंट के कारण ऐसा हुआ है। अगर वो कहता है कि भाई हाँ, तो क्या कर दो, कॉस्टिंग P&L। वो कहता है नहीं एबनॉर्मल के कारण नहीं है, एबनॉर्मल के कारण भी नहीं है, नो, तो फिर आप क्या करोगे, सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करोगे। तो फिर क्या करोगे, सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट। सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल सा है, आप पता करो इस साल यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई। तो हमने कहा कि भाई यूनिट प्रोड्यूस तो पता नहीं, इस बार हमने जो प्रोड्यूस हुई उसमें से सेल हुई है 10,000 यूनिट, या इसको 15,000, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है हमारी 2500, और क्लोजिंग WIP में है 5,000 यूनिट, जो कि 50% कंप्लीट है। क्या कहा कि भाई इस बार जो यूनिट प्रोड्यूस हुई उसमें से हमने क्या की, 15,000 यूनिट तो बेची है, 2500 यूनिट हमारे पास पूरी तैयार हुई, हमारे पास लास्ट के अंदर स्टॉक के अंदर पड़ी है, और 5,000 यूनिट WIP में है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है, जिनके ऊपर 50% काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है। ये हमारी स्थिति है। तो हमने क्या कहा, ये स्थिति है, ठीक है। टोटल यूनिटें कितनी हुई, यहाँ समझिएगा, सीधा 15,000, 2500 और 5,000 नहीं करेंगे। 15,000 तो सही है, पूरी यूनिटें तैयार हैं, ये 2500 पूरी यूनिटें तैयार है, ये 5,000 जो है वो 5,000 है, लेकिन वो कितनी यूनिट के बराबर है, 50% कंप्लीट है, मतलब ये 5,000 कितने के इक्विवेलेंट है, वर्ड क्या वर्ड यूज होता है, इक्विवेलेंट, कि है तो 5,000 लेकिन ये 50% कंप्लीट है, मतलब कि कितने के बराबर हुई, 2500। तो टोटल हमने यूनिटें कितनी तैयार की इस साल, 20,000 यूनिट। कितनी यूनिटें तैयार की, 20,000। अब पहला केस जिसके अंदर मान लीजिए, पहले में क्या था, अंडर था या ओवर था, पहले में ओवर था। पहले वाला केस होगा अगर केस ए, जिसमें क्या था, 20,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन था, तो हम क्या करेंगे, 20,000 जो है, 20,000 जो हमने रुपए ज़्यादा लिख दिए, कितनी यूनिट पे, 20,000 यूनिट पे,
तो हमने क्या किया है, पर यूनिट क्या किया है, 1 रुपया ज़्यादा लिखा है। तो ये जहाँ जहाँ यूनिटें पड़ी है उनके जहाँ जहाँ कॉस्ट है उसमें से जा के क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जो यूनिटें सेल हो गई उनकी कॉस्ट कहाँ होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है वो उनकी कहाँ होगी, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ही पड़ी होगी। और जो क्लोजिंग WIP में है उनकी कहाँ होगी, कॉस्ट WIP में, क्लोजिंग WIP में। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जाके कितनी, 15,000 यूनिट। हर यूनिट पे जो 1 रुपया कम करना है तो उसकी कॉस्ट में से क्या कर देंगे, 15,000 रुपये उनकी कॉस्ट में से कम कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितनी, 2500, तो उनमें से जाके क्या कर देंगे, 2500 रुपये कम कर देंगे उनकी जो भी कॉस्ट है। जैसे कि उनकी कॉस्ट टोटल 60,000 है तो 60,000 में से 2500 कम कर देंगे, 57,500 कर देंगे। और थर्ड क्लोजिंग WIP में है जो कि 5,000 यूनिट है लेकिन वो 2500 के बराबर है, तो उसमें भी जाके क्या कर देंगे, 2500 रुपये कम कर देंगे। यहीं पर अगर अंडर एब्जॉर्प्शन वाला केस है कि हमने कम लिख दिए तो सेम यही होगा, अमाउंट तो सेम ही होगा, लेकिन वहाँ पर अपन क्या करें, क्योंकि 20,000 अपना सेम अमाउंट था तो वहाँ पर क्या कर देंगे, ये सेम अमाउंट जाके ऐड कर देंगे, 15,000 ऐड कर देंगे, वहाँ 2500 ऐड कर देंगे और यहाँ 2500 ऐड कर। क्लियर है? तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन समझ आया? क्लियर है यहाँ तक का? अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है मशीन और रेट का। मशीन और रेट जो है वो, अब जैसे पर्टिकुलर कोई एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन के अपन क्या कर देते हैं, पर आवर की रेट कैलकुलेट कर देते हैं कि भाई ये मशीन अगर 1 घंटे चलती है तो उसका कितना खर्चा लगता है उसमें। भाई मटेरियल तो जितना डालेंगे उतना पता है, लेबर डालेंगे उतना पता है, लेकिन पर्टिकुलर मशीन की अपन ने क्या कर दी, एक मशीन और रेट कैलकुलेट कर दी। तो कोई जॉब आया और उसने जैसे 3 घंटे, उसमें ये मशीन 3 घंटे चली तो वो रेट इंटू 3 उतना क्या कर देंगे, ओवरहेड अपन उसमें चार्ज कर देंगे। अब ये जो मशीन और रेट है ना, उसमें अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक होता है, नाम से पता चल जाएगा, डायरेक्ट मशीन और। तो ये क्या कहता है, ये मेथड क्या कहता है, या ये रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन। जो मशीन से रिलेटेड खर्चे ना डायरेक्टली सिर्फ वही लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मशीन और। मान लीजिए 1,80,000 रुपये लगते हैं टोटल मशीन के महीने भर के, और उसमें वो 18,000 घंटे चलती है, तो पर और अपन ने क्या कर दिए, 10 रुपये के हिसाब से कर दिए। वहीं पर अगर अपन क्या कहते हैं, एक तो है डायरेक्ट, दूसरा जो है वो उससे अपन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल मिला के। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन और रेट के अंदर क्या कर देंगे, ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन प्लस इनडायरेक्ट मशीन ओवरहेड। जो इनडायरेक्ट भी है, जैसे मशीन के ऊपर लाइटिंग वगैरह चल रही है, मशीन को जो है वो सुपरवाइज़र जो है वो आके उस पर इंस्पेक्शन वगैरह करता है, वो ऐसे मतलब वो पूरे फैक्ट्री का ही करता है, जिसमें कुछ पार्ट जो वो मशीन के अंदर भी खर्चे के अंदर ऐड करते हैं, तो वो दोनों मिला के क्या कर देंगे, रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब कुछ मशीन जो है उनका क्या होता है, जैसे सेटअप के हिसाब से देखते हैं। अब कुछ मशीन जो है उनका क्या होता है, सेटअप टाइम जो है वो प्रोडक्टिव होता है, और कुछ मशीन का सेटअप टाइम क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होता है। ये कैसे, जैसे आप फोटोकॉपी करवाने जाओ तो कुछ मशीनें तो क्या होती है,
उसको जैसे शुरू करते हैं तो उसके अंदर वो गूं इस तरीके की आवाज़ भी आती रहती है और साथ ही साथ फोटोकॉपी निकालती भी रहती है। तो उसका मतलब क्या है, वो मशीन सेटअप भी हो रही है और उस टाइम उसका प्रोडक्शन भी चल रहा है। कुछ मशीन ऐसी होती है जिनको चालू किया तो सेटअप हो रही है, उस वक्त उनसे कोई भी फोटोकॉपी वगैरह नहीं निकल रही, वो सिर्फ चालू ही हो रही है, वो उसमें 10-15 मिनट टाइम लेती है, ठीक है, और फिर उसके अंदर प्रोडक्शन होता है। तो मान लीजिए टोटल जो है वो ओवरहेड है 1,00,000, क्लियर है, और टोटल और है जैसे उसमें 10,000 और जिसमें सेटअप 10,000 ज़्यादा हो जाएंगे 1,000 और जिसमें सेटअप टाइम है 200 घंटे। अब सेटअप जो है वो क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सेटअप टाइम जो है वो क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, समझ आई बात? तो अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो अपन क्या कहेंगे कि 1,00,000 रुपए लगते हैं हमारे और उसमें हम काम कितने घंटे करते हैं, 1,000 या 800? सेटअप टाइम अगर प्रोडक्टिव है तो हम कितने घंटे काम करते हैं, 1,000 या 800? अरे सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, सेटअप टाइम में भी काम चल रहा है, 1,000 टोटल और है जिसमें से 200 घंटे सेटअप में लगते हैं, लेकिन सेटअप टाइम अपना प्रोडक्टिव है। जब मशीन सेटअप हो रही है तब भी वो प्रोडक्शन कर रही है, तब भी वो क्या कर रही है, काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पर टोटल काम कितने घंटे होते हैं, 1,000 घंटे। यहीं पर सेटअप टाइम अगर अनप्रोडक्टिव है तो 1,00,000 रुपये लगते हैं और उसमें हमें काम कितने घंटे मिलता है, 1,000 है जिसमें से 200 घंटे सेटअप के जो वो उसमें नहीं होता है और वो नॉर्मल लॉस है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें लेस करेंगे, क्लियर है? तो ये इस तरीके से अपनी क्या करेंगे, मशीन और रेट कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है? क्लियर है? एक और तरीका होता है जो कि पूछा जाने का चांसेस कम है, लेकिन देख लीजिएगा, एक 2 टियर रेट का और कैलकुलेट करते हैं। 2 टियर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मशीन के सेटअप टाइम के लिए अलग रेट कैलकुलेट कर दो और रनिंग टाइम के लिए अलग रेट कैलकुलेट करो। अब हमने पूछा कैसे कि भाई वेरिएबल, दो तरीके खर्च होते हैं, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स्ड। वैसे वैसे मशीन के भी कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स है। वेरिएबल वाले तो कब लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ कब लगेंगे, रनिंग के टाइम, जबकि फिक्स वाले कब लगेंगे, सेटअप टाइम में और रनिंग टाइम में, दोनों। ज़्यादा इसमें पे क्वेश्चन आने के चांसेस मेरे को नहीं लगता कि इसमें से आएगा 2 टियर रेट में से, बस एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि वेरिएबल खर्चा तो कब लगेगा भाई, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जब प्रोडक्शन होगा तभी लगेगा, तो वो तो कब लगेगा, जब रनिंग टाइम होगा उसी वक्त लगेगा। तो ये क्या कहता है, 2 रेट कैलकुलेट करो। एक आपकी पहली रेट ए, ये क्या कहता है, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कब लगते हैं, सिर्फ रनिंग टाइम में। और एक दूसरी रेट जो है वो कौन सी है, फिक्स्ड ओवरहेड की, जो कब लगता है, दोनों टाइम, रनिंग में भी लगता है और सेटअप में भी लगता है। अब ये 2 रेट कैलकुलेट की। अब उसके बाद में क्या होगा समझिएगा, एक बार वापस देख लीजिएगा कि भाई 2 टियर रेट के अंदर क्या कहते हैं कि वेरिएबल खर्चा जो वो तो सिर्फ रनिंग टाइम में लगता है और फिक्स ओवरहेड रनिंग के अंदर भी लगता है और सेटअप टाइम के अंदर भी लगता है। तो एक मशीन जो है उस, या फिर एक कोई जॉब आया, इसमें क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर ये कहाँ करते हैं 2 टियर रेट कहाँ करते हैं कि जैसे नई जॉब आती है तो आपको मशीन हर बार सेटअप करना पड़ता है और उसके अंदर सेटअप के अंदर भी खर्चा ज़्यादा लगता है, मशीन का ओवरहेड जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो उसके इसके अंदर आप और ज़्यादा कंसाइज और ज़्यादा क्लियर जो है वो कॉस्ट की कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा करते हो कि भाई जैसे उसके अंदर एक जॉब आई, मान लीजिए एक जॉब ए आई जिसके अंदर
1 और तो सेटअप में लगा और 3 और जो वो रनिंग में लगे। अब समझिएगा, सेटअप के टाइम तो जो है वो क्या कॉस्ट लगेगी, सिर्फ और सिर्फ फिक्स ओवरहेड वाली, तो उसके लिए तो आप क्या करोगे, रेट कौन सी रखोगे, सिर्फ बी वाली। जबकि रनिंग के अंदर क्या होगा, ए भी लगेगी और बी भी लगेगी। तो 2 टियर रेट जो है ना, वो ये दो है रेट। एक तो जो है वो सेटअप टाइम के लिए जो है वो कौन सी, ये वाली रेट सिर्फ, और एक रनिंग के लिए कौन सी, ये वाली और ये वाली, दोनों का मिक्सर। एक बार वापस देख लीजिएगा, एक मशीन है जिसके अंदर कुछ टाइम जो वो सेटअप टाइम है और कुछ टाइम उसका प्रोडक्टिव टाइम है, कुछ टाइम उसका सेटअप टाइम है और कुछ रनिंग टाइम, ज़्यादा वर्ड सही जो रनिंग टाइम है, कुछ टाइम जो उसका सेटअप में लगता है और कुछ टाइम उसका रनिंग के अंदर लगता है। फिक्स ओवरहेड जो है वो सेटअप के टाइम भी लगते हैं और रनिंग के अंदर भी लगते हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग के अंदर लगते हैं। तो हमने दो रेटें कैलकुलेट कर दी कि भाई जो अपने वेरिएबल ओवरहेड के लिए है तो वो सिर्फ रनिंग के अंदर लगते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम। और फिक्स ओवरहेड क्योंकि रनिंग और सेटअप दोनों में लगते हैं, तो फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय रनिंग प्लस सेटअप दोनों कर दिए। क्लियर है। अब उसके बाद में क्या होगा, अब रनिंग के लिए कोई भी जॉब आएगी तो उसके अंदर जब सेटअप टाइम लगेगा तो सेटअप टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाले लगते हैं, तो सेटअप टाइम के लिए अपनी ये रेट होगी। और रनिंग के लिए क्या होगी, वेरिएबल भी लगेगी और फिक्स भी लगेगी, तो रनिंग टाइम के लिए अपने ए प्लस बी रेट हो जाएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे एक मशीन है जिसके अंदर सेटअप टाइम है 180 आवर्स और रनिंग टाइम है, सॉरी सेटअप टाइम कर देते हैं ये 20 आवर्स और ये कर देते हैं 180 आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड है मान लीजिए 1,80,000 और फिक्स ओवरहेड जो है वो मान लीजिए 60,000। तो हम क्या कहेंगे कि ए रेट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 1,80,000। 1,80,000 कब लगते हैं, कितने घंटों में लगते हैं, सिर्फ 1,80 घंटों में। तो ये कितनी हो गई ए रेट 1,000 रुपीज़। और फिक्स ओवरहेड जो है वो कितने आपके 60,000। ये कब लगते हैं आपके, इन 20 में भी लगते हैं और इन 180 में भी लगते हैं। तो कितने घंटों में लगते हैं, 200 घंटों में। तो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 300 रुपये। तो हम क्या कहेंगे, जब मशीन हमारी सेटअप में जाती है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ खर्चा कितना लगता है, ये सेटअप में कितना लगता है 300 रुपये पर आवर। लेकिन वहीं पर जब हम रनिंग करते हैं तो ये 300 रुपये ये तो लगते ही हैं, उसके अलावा हमारे ये 1,000 रुपये और लगते हैं। तो कितने लगते हैं 1,300 रुपये। अब कोई जॉब आई और उसके अंदर उसने क्या कहा कि उस जॉब के लिए पर्टिकुलर मशीन सेटअप हुई और उसमें 1 घंटा लगा और 3 घंटे उसमें रनिंग लगे। तो जब सेटअप के अंदर हमारे 1 घंटे का कितनी कॉस्ट लग रही है, 1 × 300, और रनिंग के अंदर कितनी लग रही है 3 घंटे × 1,300, 13 39 और ये 300। एक बार वापस देख लीजिए क्या ये समझ आया या नहीं आया। टोटल जो है वो आपका कितना हो गया 4200 रुपये। क्लियर है। अल्टीमेटली ये सारी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने को और ज़्यादा कंसेस और ज़्यादा सही जो वो रेट अपने को कॉस्ट जो वो पता चले। ठीक है। ओवरहेड एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। जो डायरेक्टली जैसे रिलेटेड उसमें देना, अपोर्शनमेंट जो कॉमन खर्चे उनको कॉमन सुटेबल बेसिस पर, और रीअपोर्शनमेंट सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड। यहाँ ध्यान रखिए सर्विस डिपार्टमेंट में लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एवं डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ओवरहेड ही होते हैं, को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना। मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजर और रेसिप्रोकल, ये जो अपन ने कल एग्जाम्पल लिए वो सेम टू सेम लिखे हैं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा।
उसके बाद में जॉब के अंदर कैसे चार्ज करते हैं, तो ये परसेंटेज ऑफ, ये अलग अलग मेथड जो है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड ही होते हैं। बट सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड जो है वो ओवरहेड होते हैं। ये अपन ने बात की थी, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा, इस वजह से मैंने इसको 2 बार लिखा, एक बार ऊपर भी लिखा और ये यहाँ भी लिखा। अब यहाँ पर जो है वो करने के तरीके हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट कर सकते हो, और लेबर और रेट के हिसाब से कर सकते हो। अब कोई पूछे कि लेबर और रेट कहाँ ज़्यादा सूटेबल होगी, जहाँ काम ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब कि जहाँ काम ज़्यादा लेबर के जरिए होता है। मशीन और रेट कहाँ यूज करनी चाहिए, जहाँ ज़्यादा काम मशीन के जरिए होता है। यहाँ पे रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से कर सकते हैं। टाइप ऑफ ओवरहेड रेट कुछ भी नहीं, नाम से सीधा पता चल जाएगा। नॉर्मल है एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस। एक्चुअल बेस मतलब अगर आप परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कर रहे हो तो यहाँ एक्चुअल बेस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। और परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर। और लेबर और के हिसाब से कर रहे हो तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर और हो जाएगा। और मशीन और के हिसाब से कर रहे हो तो एक्चुअल मशीन और हो जाएगा। प्री डिटरमाइन या बजटेड, आपको सीधा पता चल रहा है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस लेना है। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट और डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट, एक जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ए, बी और सी 3 है। एक तो तरीका डिपार्टमेंट ए की अलग ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करें, बी की अलग रेट कैलकुलेट करें और एक सी की अलग कैलकुलेट करें। कोई कहता कौन माथा फोड़ी करे, पूरी फैक्ट्री की सारे ओवरहेड टोटल करो और उसके अंदर पूरे में एक ही जो है वो रेट कैलकुलेट करो। जैसे परसेंटेज डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कर रहे हैं तो पूरे तीनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड टोटल करके तीनों डिपार्टमेंट के अंदर लेबर और कितने लग रहे हैं उनके लिए एक रेट कैलकुलेट करना। तो अगर पूरे के लिए ओवरऑल फैक्ट्री के लिए एक रेट कैलकुलेट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैंकेट। डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ओवरहेड। मशीन, डायरेक्ट मशीन और रेट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। 2 टियर अपन ने बात की अभी। और मशीन और रेट व्हेन सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, और जब अनप्रोडक्टिव है तो सिर्फ रनिंग टाइम मिलेंगे। ये हो गया आपका अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का। अगर छोटा अमाउंट है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर एस्टिमेट या एबनॉर्मल, रॉन्ग एस्टिमेट या एबनॉर्मल रीजन, रॉन्ग एस्टिमेट भी जो है वो एबनॉर्मल रीजन ही होता है। अगर ये जो है तो कॉस्टिंग पीनल में चले जाओ, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करनी होगी। ये आपका सेम अपन ने कई वैसा एग्जाम्पल जो है वो दे रखा है कि अमाउंट स्मॉल है, ये उसको वापस अलग तरीके से लिखा है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड कैपेसिटी कुछ भी नहीं, नोट्स से पढ़ोगे तो सीधा सीधा समझ आ जाएगा। एक होता है इंस्टॉल्ड या थ्योरेटिकल कैपेसिटी, अपन कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 24 घंटे। फॉर एग्जांपल भगवान ने हमें 24 घंटे दिए स्टडी के लिए, सो हमारी रेटेड कैपेसिटी 24 घंटे, हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 24 घंटे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली जो हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। प्रैक्टिकली या ऑपरेटिव या नेट कैपेसिटी या अवेलेबल कैपेसिटी कितने, 16 घंटे पढ़ सकते हैं। भाई नींद वगैरह जो स्नान पानी में टाइम जाएगा तो कुछ मिला के 16 घंटे अपने पास बचते हैं, 8 घंटे तो वैसे चले जाएँ। नॉर्मल कैपेसिटी ऑन एन एवरेज, जैसे हम नॉर्मली 14 घंटे स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी नॉर्मल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी, जैसे आज हमने 11 घंटे स्टडी की तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी, एक तो होता है नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और एक एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 24 घंटे, लेकिन नॉर्मली हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 14 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ये 10 घंटे तो हमारे क्या नॉर्मल आइडल टाइम है, क्योंकि ये सबके जाता है नॉर्मल स्टडी और कितने सबके ये 14 घंटे ही रह रहे हैं। एबनॉर्मल क्या, अब 14 की जगह हमने कितने किए, 5 घंटे, तो ये बाकी 14 में से 5 चले गए, 9 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल। अब इसके अलावा ये जो है ये ना, ये जो आप एक्स्ट्रा पेज डाले हैं ना, इसके अंदर मेनली जो है वो आपको ये इनके एक बार एग्जाम्पल सारे देखने हैं, सारे कॉमन सेंस वाले हैं। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड जो वो क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या, एक एक बार देख लीजिए बहुत सिंपल से। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और उनके ये क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं। एक तो ये इनके दे रखे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर के हिसाब से फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी ओवरहेड। एलिमेंट के हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पिछली बार शायद एक क्वेश्चन था, मतलब इसमें एग्जाम में था या कौन से एग्जाम में था वो मुझे याद नहीं, लेकिन था। कंट्रोलेबल, जिनको कंट्रोल कर सकते हो जैसे मटेरियल वगैरह ये, और अनकंट्रोलेबल जिनको नहीं कर सकते। भाई रेट टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये आप नहीं कर सकते। इनका एग्जाम्पल मेनली इनका, भाई मीनिंग आपको मैं सारा को समझा चुका हूँ, इनका एक एक एग्जाम्पल जो भी लिख रखे हैं ना वो, क्योंकि सीधा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
एक है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, अपन ने क्या कहा था कि भाई एक होता है एलोकेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है री एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो अपन ने क्या कहा था, किसी सूटेबल बेसिस, सीधे से समझ आ रही। देखो रेंट हो गया तो वो फ्लोर एरिया या वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से, लाइटिंग और हीटिंग तो वो मतलब एसी वगैरह तो फ्लोर एरिया के रेशियो में बांट दीजिए। वहीं पर जैसे परक्यूजिट दिए जा रहे हैं या लेबर वेलफेयर के एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, उनकी टाइम कीपिंग की जा रही है, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ वर्कर से। यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। परक्यूजिट हो गए, परक्यूजिट मतलब उनको एक्स्ट्रा जो भी खाना वगैरह दे दिया, उनके वेलफेयर के एक्सपेंसेस जैसे होली दिवाली को उनके कुछ गेम करवा दिए, इस तरीके से, टाइम कीपिंग, उनके अटेंडेंस वगैरह। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा सैलरी वाला है तो उसके अटेंडेंस में कुछ ज़्यादा खर्चा आएगा और कम सैलरी वाले का कम आएगा। तो यहाँ सीधा क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। लेकिन यहीं पर कंपनसेशन टू वर्कर, एक जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय है उसका हाथ टूटा है और एक सीनियर एम्प्लॉय का हाथ टूटा है, तो दोनों को कंपनसेशन ऐसा नहीं कि बराबर ही देंगे, 5-5 हज़ार देंगे। समझ आ रही बात। जिसकी सैलरी जैसे एक की सैलरी जो है वो 2 करोड़ है और एक की सैलरी जो है वो सालाना 10 लाख है, तो दोनों के कंपनसेशन भी उसी प्रपोर्शन में होगा। तो ये डायरेक्ट वेजेज के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल होता है। लेकिन ये रट के नहीं बैठ जाना डायरेक्ट वेजेज के हिसाब से। कई बार जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कंपनसेशन और वर्कर और डायरेक्ट वेजेज दिया ही नहीं, तो जो ज़्यादा सूटेबल बेसिस लगे वो। हॉलीडे पे, अब हॉलीडे जो है वो जैसे जिनकी सैलरी कंपनी 10 लाख दे रही है उनको इंडिया में घुमाएगी, जिनको 2 करोड़ दे रही है उनको बाहर के देंगे, तो उनकी कॉस्ट जो उसके हिसाब से लगेगा। ये है उनके एब्जॉर्प्शन के। और एक जो है ये री एब्जॉर्प्शन के कैसे कि अगर जैसे मेंटेनेंस और रिपेयर शॉप है या प्लानिंग है प्रोग्रेस है या टूल रूम है तो उनको लेबर और मशीन और इनमें से किसी में से भी बांट सकते हैं। जैसे कैंटीन वेलफेयर है तो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, ये जिनसे रिलेटेड उनके हिसाब से। जस्ट टाइम कीपिंग ये लेबर से रिलेटेड है तो नंबर ऑफ कार्ड पंच जो है जब भी वो आते हैं तो वो कार्ड पंच करते हैं, आज के टाइम में जो है वो अलग तरीके से करते हैं, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आई रेटिना के हिसाब से करते हैं वो दूसरे तरीके से। एक बार इनको देख लीजिएगा। एक जो है ये इनके अंदर, बाकी ये कॉस्ट शीट के अंदर आपको सारा कुछ दे रखा है, बस इसके अंदर ये थोड़ा देख लीजिए डायरेक्ट मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या है। मेनली इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के और यहाँ तक का ही देखना है। ये डायरेक्ट एम्प्लॉय जो है उनके क्या हो गए एग्जाम्पल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इनके क्या हो गए एग्जाम्पल। एक बार देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके कॉमन सेंस ही होगा, लेकिन एक बार देखा होगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता, आप आराम से कर पाओ। अब बस फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जाम्पल वो तो कॉस्ट शीट के अंदर नोट्स में लिखे ही हैं, वैसे क्वालिटी कंट्रोल और बाकी सारे लिखे ही हैं। ये सेलिंग एंड ओवरहेड के एग्जाम्पल, पैकिंग के और ये डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल। इनको एक बार एग्जाम्पल को आप वापस देख लीजिए, और कोई डाउट आए तो आप मेरे को भेज ही दीजिएगा। मेरे नंबर तो आपके पास है 9602118772। क्लियर है भाई। ठीक है, एक बार देखिएगा और कोई डाउट आए तो आप मेरे को बताइएगा, है ना। एक बार अपन ये जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं। अब अपने जो है वो एक बार कॉस्टिंग एक बार आप 1-2 दिन के अंदर बैठ के रिवाइज कर लीजिए। फिर अपना भाई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तो दोनों मिला के आधे घंटे के चैप्टर है, उससे ज़्यादा है नहीं। क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग आप ICT से जो पढ़ते हो ना वो सेम ही है, वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर टैली के शॉर्टकट की जो है उनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में उससे पूछा जाता है। बाकी नॉर्मल वो सेम ही कंप्यूटर के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम ही पूछे जाते हैं। तो उसकी एक वो सीट है, वो देनी है भाई ये चीज़ें आपको 1-2 बार देखिएगा, कोई अगर याद रह जाए तो उसमें सीधा क्वेश्चन पड़ता है तो पढ़ जाए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जो प्योर थ्योरेटिकल है कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन दोनों में क्या है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई मैनेजमेंट को ये ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती। अब अकाउंटिंग के अंदर रूल है, सेट रूल है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर ये कह सकता है कि भाई सामने वाला जो है हमारा कंपटीटर उसकी एज क्या है पता करके हो, तो हमें उसकी एज पता करके आनी पड़ी,
हो सकता है मैनेजर को उसके लगता हो कि भाई अगर एज के अंदर जैसे ज़्यादा है तो उसका कंपटीशन इंटेंसिव नहीं होगा, अगर जवान है तो वो कंपटीशन इंटेंसिव करेगा। या फिर उसने पूछ लिया कि भाई उसकी फैमिली हिस्ट्री पता करके आओ, तो मैनेजमेंट कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो प्योर थ्योरेटिकल। फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, तो फिर उसके अंदर आसपास वाली गोल गोल बातें ज़्यादा चलती है। तो वो दोनों है। अपने पास टॉपिक एक अच्छा बचा है जो कि है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको अपने को अच्छे से करना है। उसके बाद में एक बार वापस अपन क्या करेंगे, बेसिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस से पहले जो पार्ट है पहले तक का, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह है, उनका पार्ट जो वो एक बार अपन अच्छे से वापस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस ही कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक का एक बार आप देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज भाई क्या हो गई अपने पास, 3 मार्च हो गई है, 15 मार्च तक एक बार आप ये निपटा दो, तो फिर अपन क्या करते हैं, फिर रिवीजन। एक तो भाई मैं जो प्लान कर रहा हूँ भाई, एक तो अपन क्या करें, सब्जेक्ट वाइज उनके एक वो मैराथन क्लास टाइप की बना के अपलोड कर दें, ताकि सब्जेक्ट आपके भाई जितने हमारे हाथ में उतना तो आपका पैक करवा के दे देंगे भाई, ये सब्जेक्ट है इतने, इस मैराथन क्लास के अंदर बता दिया कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन है, वो चीज़ें हैं। क्लियर है? बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, है ना। मेहनत करो तो आप पूरी 100% दो, ताकि आपको नतीजा मिले और उसका भाई आप जितना सेक्रीफाइस कर रहे हो उसका फ़ायदा मिल जाए।